उसके साथ साथ अक्सर स्टूडेंट को परेशानी होती है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के कि कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। ये जो वैकेंसी 2019 वाली ग्रुप डी का आया है, जो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, तो आपको वो लेकर के जाना है वो हॉस्पिटल। वहाँ पर आपका मेडिकल चेक होगा। मेडिकल चेक 2 कैटेगरी में होता है। अपने आँखों का भी खासा ध्यान रखें, क्योंकि आँख पर ही आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाएगा और उसी के हिसाब से पोस्ट अलॉट होगा। ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप कितना मार्क्स ला रहे हैं, उसके अनुसार से पोस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। अभी मैं जो भागलपुर में हूँ, हमारे बगल में एक सचिन जी हैं। इनका जो है जनरली आप देख लिए, और इनका जो अब ग्रुप डी का जो जॉब हुआ है उसका स्पेशल जो उसमें स्टेप फॉलो करना पड़ा, स्टेप से गुजरे हैं। क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगे, मेडिकल में क्या ध्यान देना है, क्या चेक कराना है, और फिर कितने टाइम पे पहुंचना है, और सारे कुछ इन्हीं से अब बातें करेंगे। ग्रुप डी का जो स्टेप, कौन कौन सा स्टेप फॉलो किए हैं, वो आप एक साइड से शॉर्ट में बताते चलिए। जी, सबसे पहले तो एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद आंसर की जारी किया गया। उसके बाद स्कोर कार्ड जारी किया गया। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड किया गया कैंडिडेट को फिजिकल के लिए। फिजिकल में बेसिकली 3 मतलब 2 है। एक आपका दौड़ है 1 किलोमीटर, जो कि बॉयज़ के लिए 1 किलोमीटर 4.25 मिनट में है, और बॉयज़ के लिए 35 केजी का वज़न उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना होता है। ठीक है। इसमें से फिजिकल में आपको पैर में चिप लगा दिया जाएगा और आपको मतलब दौड़ लिया जाएगा। ये क्वालिफाई होइएगा तो आपके मार्क्स के बेसिस के आधार पर और फिजिकल क्वालिफाई के आधार पर मेरिट बनेगा। अगर आप मेरिट में सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट बन जाता है आपका, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों एक दिन के बाद ही होता है, मतलब एक ही टाइम हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। वैसे एडमिट कार्ड में और नोटिफिकेशन में सारा कुछ दिया गया है। इसमें सबसे पहले 10th बेसिस ये वैकेंसी है, तो आपको 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। और आपके पास 12th का मार्कशीट है तो 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं, या एक्स्ट्रा कोई अगर डिग्री, डिप्लोमा या ITI का सर्टिफिकेट है तो आप भी वहाँ पर लेके जा सकते हैं, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। उसके साथ साथ अक्सर स्टूडेंट को परेशानी होती है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के कि कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। एक होता है जो कि आप ब्लॉक से या अनुमंडल से इशू करवाते हैं, डिजिटली साइंड आजकल बिहार सरकार द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर लेके जाना है OBC, SC, ST जो भी कास्ट है आपका, तो आपको सेंट्रल लेवल पर नोटिफिकेशन में जो दिया गया है परफॉर्मा, उस पर बना करके लेके जाना है। ठीक है। और ज़्यादातर कैंडिडेट को यहीं पर दिक्कत होती है, और कई स्टूडेंट ऐसे भी थे वहाँ पर जिसका कि बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहा था, तो उसको भी थोड़ा सा परेशानी हुआ था। लेकिन वहाँ पर समय देते हैं, आप 1-2 दिन वेट करके भी वहाँ पर अपना बायोमेट्रिक चेक करवा सकते हैं। सबसे पहले क्या करवाया आपको? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले सारे कैंडिडेट को एक कतार में बैठाया गया कुर्सी पर, और वहाँ के स्टाफ सब अच्छे थे। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट जो आपके हाथ में है वो अरेंज किया गया। उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया गया, उस पर आपको अपना डिवीज़न का प्रेफरेंस देना है। एक RRC में बहुत सारा डिवीज़न होता है, आपको जहाँ जॉब करना है वो डिवीज़न का प्रेफरेंस मांगा जाएगा। 4-5 डिवीज़न को 1 नंबर पर कौन सा डिवीज़न रखना चाहते हैं, इस प्रकार। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो आपको अटेंडेंस लिया जाता है वहाँ पर, जैसे कि एग्जाम में लिया जाता है, बायोमेट्रिक और आपका फोटो लिया जाएगा। ओके, यानी कि मैच कराएगा। ओके, उसके बाद फिर मेडिकल में जो आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए तो उसमें क्या क्या जांच किया जाता है, क्या क्या ध्यान रखेगा स्टूडेंट उस पर? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो आपको एक मेडिकल मेमो दिया जाएगा। उस मेडिकल मेमो पर आपको कहाँ पर मेडिकल होगा, किस हॉस्पिटल में, वो लिखा रहेगा। कब होगा वो डेट, और कब रिपोर्टिंग टाइम है, कितना बजे, वो भी उस पर लिखा रहता है। तो आपको वो ले करके जाना है वो हॉस्पिटल। वहाँ पर आपका मेडिकल चेक होगा। मेडिकल चेक 2 कैटेगरी में होता है। एक होगा आपका फिजिकली फिटनेस, जो कि सारे कैंडिडेट को उसमें पास करना पड़ता है कि फिजिकली फिट है कि नहीं आप। इसमें से बेसिकली आपका चेक किया जाएगा, आपका एक्सरे लिया जाएगा, आपका ECG लिया जाएगा, आपका हाथ पैर कैसा है, उठक बैठक करा के, और डिप्स मारने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपका ब्लड शुगर, यूरिन टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद इसमें पास अब आप हो जाते हैं तो आपको आँख चेक करने के लिए उसी हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। आँख कितना बार कितना चाहता है? ये मेडिकल कैटेगरी होता है। A1 होता है, A2 होता है, B1 होता है, B2 होता है, C1, C2, इस टाइप का कैटेगरी। बहुत सारे पोस्ट का अलग अलग कैटेगरी होता है।
इसमें आपका आँख बेसिकली बहुत से प्रकार से चेक किया जाएगा। सबसे पहले आपका आँख को ऐसे रब करवाया जाएगा ताकि आप कोई लेंस यदि लगाए हैं तो वो निकल जाए। उसके बाद आपका आँख का कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाएगा, वो कलर पेज दिया जाएगा, वो चेक करेगा। उसके बाद नियर विजन, छोटे-छोटे अक्षरों की एक पुस्तिका होती है, उसको नज़दीक से पढ़वाया जाएगा, ये नियर विजन टेस्ट हुआ। फिर एक कमरे को अंधेरा कर दिया जाएगा नाइट विजन टेस्ट करने के लिए। उसमें बाइनोकुलर टेस्ट होता है एक, जिसमें कि 4 लाइट आपको दिखाया जाएगा और बताना है कि चारों लाइट जो है कौन-कौन सा लाइट है, किधर-किधर कौन-कौन सा साइड है। उसके बाद एक सिग्नल लाइट टेस्ट किया जाएगा, इसमें कि लाल, हरा और पीला लाइट का टेस्ट किया जाएगा। रेज़र टाइप का निकलता है और बताना है कि वो कौन-सा लाइट निकल रहा है। लाल निकलेगा तो लाल बताइएगा, पीला निकलेगा तो पीला, हरा तो हरा। इसके बाद सबसे अहम टेस्ट होता है इसका डिस्टेंस विजन टेस्ट। डिस्टेंस विजन में आपको कुछ दूरी पर बैठा दिया जाएगा और आपको वहाँ पर वो एक सी दिखाया जाएगा। वो सी घूमते रहेगा, डॉक्टर उसको ऑपरेट करते हैं और आपसे पूछेगा कि सी का मुँह किधर खुला हुआ है। जैसे कि ये सी है तो सी का मुँह इधर राइट है, लेफ्ट खुला है तो लेफ्ट बोलना है, अप डाउन ऐसे बोलना है। मतलब नेत्र चेक क्या है। हाँ। अब जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन गए थे तो क्या यहाँ से भी मेडिकल सर्टिफिकेट खोज रहे क्या? जी नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं खोजा जाता है। लेकिन हाँ, अगर हाल ही में अगर कोई आप ऑपरेशन करवाए हैं तो आपको अपना मेडिकल जो रिपोर्ट है उसको लेके जाना पड़ सकता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और मेडिकल में फिजिकली फिटनेस में आपका ये पाइल्स और ये फ्लैट फुट का भी चेक किया जाता है और हाइड्रोसिल भी टेस्ट किया जाता है। ओके, जब आप गए थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तो रेलवे की तरफ से कुछ सुविधा? जी, सुविधा तो नहीं था वहाँ पर कुछ, बट एडमिट कार्ड में लिखा गया था कि 2 से 3 दिन में आपका यहाँ पर क्लियर होगा, तो 2-3 दिन का आप अपना खाना खर्चा लेकर के आएँ रहने का। लेकिन वहाँ पर हम गए तब मुझे 5 से 6 दिन का समय लग गया। मुंबई में हो रहा था मेरा मेडिकल, तो जिस दिन मेरा मेडिकल था अनफॉर्चुनेटली उसी दिन मेरी दादी का डेथ हो गया था और मैं उसको अंतिम नहीं देख पाया था। ओके, मतलब वहाँ पे आप जब मेडिकल गए थे तो आपका मतलब दादी जी, दुखद की ये बात है कि दादी जी एक्सपायर हो गए थे, तो आप नहीं यहाँ पे आ पाए। जी नहीं, मैं नहीं आ पाया। ओके, आप जब वहाँ पे मेडिकल और वेरिफिकेशन करवाने गए थे तो कोई प्रॉब्लम भी वहाँ पे आपको? जी हाँ, मुझे प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, बट फर्स्ट टाइम मेरा आँख चेक किया गया तो मुझे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला। बट डॉक्टर बोले कि तुम रीमेडिकल लिख देते हैं, तुम्हारा रीमेडिकल, और रीमेडिकल में अगर तुम्हारा B1 मेडिकल स्टैंडर्ड हो जाता है, नहीं A2 मेडिकल स्टैंडर्ड हो जाता है तो अच्छा रहेगा। इसीलिए मेरा थोड़ा सा वहाँ पर 2-3 दिन एक्स्ट्रा समय लगा रीमेडिकल के कारण। डॉक्टर सब वहाँ कोऑपरेटिव थे, मैक्सिमम डॉक्टर तो फीमेल डॉक्टर्स ही थी, सारे कोऑपरेट कर रही थी और अच्छे से चेक कर रही थी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। बस हाँ, जिसको यदि कोई प्रॉब्लम होता था तो बता देता था कि आप बाबू थोड़ा देर वेट करो, तुम्हारा बाद में चेक करेंगे। ये जो वैकेंसी 2019 वाली ग्रुप डी का आया है, जो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और उसका अच्छा मार्क्स आ रहा है, कम से कम 45-50 प्लस आ रहा है, तो वो फिजिकल की तैयारी में जुट जाएँ। 1 किलोमीटर का फिजिकल है, वो अपना फिजिकल की तैयारी में जुट जाएँ, रिजल्ट का इंतज़ार ना करें क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है फिजिकल में, इस कारण से, और बेफिक्र होकर फिजिकल की तैयारी करें। ओके, फिजिकल में तैयारी सिर्फ वजन लेके करना चाहिए या ऐसे? आप ये दोनों तैयारी एक साथ कर सकते हैं। एक जो नॉर्मल दौड़ है 1 किलोमीटर वो भी कर सकते हैं और 35 केजी वजन उठा के जो 100 मीटर दौड़ना होता है वो भी साथ में कर सकते हैं। कुछ पॉइंट के लिए चूक गए थे, एक बीपीएससी था, एक दरोगा था, तो आप वहाँ से जो आप चुके हैं उस चीज़ से कई स्टूडेंट चूक जाते हैं, तो उसको आप सुधारने का कोशिश नेक्स्ट स्टूडेंट को कुछ बता दीजिए। जी हाँ, जैसे कोई भी आप फॉर्म फिल करते हैं जिस चीज़ का भी, तो उसके लिए आप तैयार रहें। जैसे कि आप यदि बिहार पुलिस या बिहार दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने आप को तैयार रखें कि हमको फिजिकल भी करना है। फिजिकल का थोड़ा बहुत तैयारी करते रहें पढ़ाई के साथ। अगर आप ग्रुप डी का हैं तो उसमें भी फिजिकल है, उसका भी तैयारी करते रहे थोड़ा बहुत। ये नहीं कि रिजल्ट आए और उसके बाद घबरा करके करना स्टार्ट करें, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। दरोगा का मेंस का जब रिजल्ट आया और मुझे फिजिकल के लिए बुलाया गया, तब मैं तैयारी करना स्टार्ट किया था और इस बार बहुत कम समय दिया गया था फिजिकल के लिए मेंस के एग्ज़ाम के बाद, तो इस कारण से मेरा प्रिपेयर नहीं हो पाया था। इस कारण मेरा 6:40 समय लग गया था फिजिकल में और 6:30 वहाँ पर खोजा जा रहा था। मतलब 10 सेकंड के लिए आप चूक गए। जी हाँ। तो नेक्स्ट एम है कि नहीं? जी बिल्कुल, अगर आगे का वैकेंसी में बैठता हूँ तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि फाइनली सिलेक्शन लूँ। ओके, जैसा कि नेक्स्ट स्टूडेंट जैसे कि होते हैं कि एक एग्जाम अगर यदि नहीं हो पाया, उसमें थोड़ा सा छूट गया, उसमें थोड़ा सा मतलब जैसे बिहार एसआई हुआ, बिहार दरोगा हुआ, जो भी है, बीपीएससी हुआ, तो ग्रुप डी हुआ, बहुत सारा जॉब है, तो उसमें नहीं हुआ तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको उसमें नहीं हुआ तो उसको पकड़ लेते हैं, मतलब एनी टाइम क्षण भंगुरता की तरह वो स्टूडेंट करते हैं, तो उसको आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये कंपटीशन तो स्टूडेंट सबको भ्रम रहता है कि जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो कभी बैंकिंग में घुस जाते हैं, बैंकिंग का तैयारी करने लगते हैं, फिर एसएससी में घुस जाते हैं, एसएससी का, फिर रेलवे में, इस तरीके से वो घूमते रहते हैं।
मैं तो कहूँगा कि आप उस सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें जिसका कि सिलेबस अधिकतर सेम रहता है। जैसे कि रेलवे में मैथ रीजनिंग जीके है, उसी प्रकार बिहार का जो भी वैकेंसी आता है तो उसमें मैथ रीजनिंग जीके जीएस रहता है। तो इस प्रकार से तैयारी करें कहने का मतलब है कि जी कॉमन हो, जो जिसमें कि थोड़ा सा कॉमन हो सिलेबस, मतलब सभी में काम आ जाए। जिसमें सभी में काम आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी के गार्जियन जो होते हैं, अभी मतलब बच्चे होते हैं मीडियम क्लास के होते हैं, उसका गार्जियन क्या करता है, 12 तक मैट्रिक तक पढ़ा देता है और उसके बाद उसको पढ़ाना नहीं चाहता है, कहता है कि अब तुम खुद से अपना इनकम करो और खुद से अपना पढ़ो, आगे कैसे करोगे तुम समझो, मैं अब असमर्थ हूँ और मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो उसको आप, उस गार्जियन को आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आपके बच्चे में पोटेंशियल है, करने की इच्छा शक्ति है और आप देख भी रहे हैं कि वो कर रहा है तो ज़रूर उसको सपोर्ट करें, सपोर्ट करें और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें और मानसिक रूप से भी सपोर्ट करें। और मैं उस स्टूडेंट को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो जी जान लगा दें, अगर सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है तो आप अपने से भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैं खुद भागलपुर में होम ट्यूशन पढ़ाता था बच्चे सबको, उसके बाद मैं खुद अपना भरण पोषण करता था थोड़ा बहुत, लेकिन फैमिली का भी सपोर्ट पूरा रहा है। इस कारण से सभी फैमिली को भी बोलता हूँ सपोर्ट करते रहें, बच्चे भी अपना 100% दें। कहने का मतलब आपका है कि उस गार्जियन को निराशा नहीं होना है, बच्चे के ऊपर खर्च करना है, मतलब उसको आश्वासन देना है, ये ना कि पूरी तरह से हिम्मत हार जाए। आपका कहने का अर्थ यही है। जैसे कि स्टूडेंट जो होते हैं वो कब अपना मतलब इनकम का स्रोत बना लें, ताकि जैसे कि होता है कोई मैट्रिक में पढ़ता है, कोई इंटर में पढ़ता है, तो उसका गार्जियन पैसा नहीं दे पाता है या खर्च नहीं दे पाता है, तो उससे थोड़ा सा ये इनकम का स्रोत अपना लेता है और उसी इनकम के स्रोत में वो बह जाते हैं और अपना लाइफ नहीं देख पाते हैं। तो उस छात्र को आप क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? जी हाँ, ये इनकम का स्रोत जब स्टूडेंट सबको आने लगता है तो उसके मन में भी थोड़ा सा लालच की भावना आ जाता है, जिस कारण से वो और उसके पीछे में जाता है, समय देता है, जिस कारण से वो स्टडी से पिछड़ जाता है या तो कुछ दिन के बाद वो स्टडी छोड़ भी देता है पैसे के कारण। इस कारण से मैं उन सभी स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि अपना कैरियर स्टडी एक अलग है और ज़रूरत के लिए कुछ पैसे को जमा करना वो अलग चीज़ है। इसलिए स्टडी पर खर्च करने के लिए जितना पैसा आप अर्न कर सकते हैं बस उतना ही करें, एक्स्ट्रा पर डिमांड मत लगाएं। मतलब लाइफ पे ध्यान दें। जी, अपना कैरियर पर फोकस रहें।